Hello dear all, welcome back. Now we are discussing the very first problem from this particular assignment. So अब आपको देखना इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत स्पेशल तो कुछ भी नहीं है आपको। मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी किसी चीज को रिकास्ट किया जाता है, यानी जब उसको कोई नया शेप दिया जाता है, रिकास्ट बोलिए, आप उसको रीशेप बोलिए, चाहे आप उसको मेल्टिंग करें, चाहे उसकी मोल्डिंग करें, हमेशा एक चीज कंफर्म होता है बेटा कि यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर का वॉल्यूम ना हमेशा सेम होता है। कहने का मतलब ये है, अगर ये कोई ए है और इसका फिगर अगर ऐसा है और अगर आप इसको एक नया शेप भी दे देंगे ना, तो जो वॉल्यूम इस ए का होगा और जो वॉल्यूम इस बी का होगा वो हमेशा सेम होता है। ये होती है हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, सो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। तो इट्स वेरी सिंपल। In this particular question, a cone is melted and recasted into a sphere. So यहाँ पे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो भी आपका वॉल्यूम होगा इस स्फीयर का, है ना, जो भी स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? जिस चीज को मेल्ट किया गया है, यानी जो भी वॉल्यूम होगी हमारे इस कोन की, वो बिल्कुल उसके इक्वल यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपको। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज नथिंग बट 4/3 इंटू रेडियस का क्यूब। और यहाँ मैं इसको आर एस से डिनोट कर रहा हूँ, मतलब द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, वहीं पे कोण आपको पता है, इट इज 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी आर सी, मैंने कोण के रेडियस को बोला, और एच का मतलब यहाँ पे हाइट हो गया आपका। वेरी सिंपल। So before I will do anything, I will cancel out all the things. पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, और आपको जो चाहिए वो चाहिए रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर अगर आपको चाहिए तो आपको देखो, ये रेडियस ऑफ स्फीयर का जो क्यूब है, ये देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में है। तो मैं चाहूँ तो इस 4 को यहाँ डिवीजन में ला सकता हूँ और मैं इसको लेके आऊंगा भी। अब क्वेश्चन की हाइट है 8.4, तो क्वेश्चन की हाइट है 8.4 और रेडियस है यहाँ पे 2.1। तो ये 2.1 इंटू 2.1 हो जाएगा रेडियस। बहुत इजी कैलकुलेशन है। अगर मैं 4 का डिवीजन करवाऊं इस 8.214 को, तो ये बन जाएगा 2.1। ठीक है, तो क्लियरली आप यहाँ देख सकते हो, ये जो मेरा रेडियस आएगा वो आएगा क्यूब, क्यू है तो यानी क्यूब रूट, और ये 2.1 2.1 2.1 भी 3 बार लिखा है। तो क्लियरली यहाँ से मुझे पता चल रहा है जो मेरा रेडियस आया है वो आया है 2.1। सो ये जो ऑप्शन बी आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज आवर आंसर। सो विद दिस वे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। अब हम बढ़ेंगे आगे वाले किसी क्वेश्चन पे। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। चलिए, अब अगले क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो एक हेमिस्फेरिकल बैलून है जिसका रेडियस आप लोग इंक्रीज कर रहे हो फ्रॉम 6 to 12। ठीक है, जैसे ही हमने उसमें एयर को पंप किया तो उस बैलून का जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का है वो 6 to 12 हो गया। तो मुझे यहाँ पे रेशोस चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द बलून्स के इन दी टू केसेस। So logically, if I have to give you any answer, so see they are asking you the surface area of the balloon। अब यहाँ किस सरफेस एरिया की बात हो रही है? तो क्योंकि ये एक बलून है तो ये क्लोज फिगर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक बलून ऐसा है जिसका टॉप डेफिनेटली यहाँ पे कवर होगा ही होगा बेटा। ये रूल आप समझिए। ठीक है, ये इसने कवर यहाँ पे होना ही होना है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाएगा तो यहाँ मेरे हिसाब से, ये तो बुकिश लैंग्वेज है, हेमिस्फेरिकल लैंग्वेज, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके स्पेरिकल बैलून को वर्ड यूज करूंगा। इट विल बी मोर एप्रोप्रिएट।
क्योंकि बैलून हमेशा स्फेरिकल ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये हेमिस्फेरिकल भी बोलाएगा ना बाई चांस, तो भी मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इन दोनों सिनेरियोस को यहाँ पे रख लेते हैं। आप स्फेरिकल भी बोलेगा वैसे तो वो, लेकिन उसने हेमिस्फेरिकल के हिसाब से आई एम गिविंग यू दिस आंसर। So basically they are talking about the total surface area of your hemisphere, जो कि होता है 3 pi r square. Got it? So केस नंबर 1 में आपका जो केस नंबर 1 था उसमें क्या था, आपका ये जो रेडियस है ना बेटा, ये रेडियस था आपका 6 सेंटीमीटर। लेकिन केस नंबर 2 में पहुंचते पहुंचते आपने नोटिस किया होगा आपका ये रेडियस बन गया 12 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आपका बढ़ गया। तो अगर कोई बलून बाई चांस ऐसा है, अगर उसका रेडियस बढ़ जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जो भी एरिया का रेशो आएगा, बाई चांस ये मैं A1 लेट कर रहा हूँ रेशो ऑफ योर बैलून व्हेन द रेडियस इज 6, और अगर मैं A2 लेट कर रहा हूँ द एरिया व्हेन योर रेडियस इज 12, तो this one is going to be a bigger value and this is going to be a smaller value, and the reason is same, क्योंकि रेडियस आपका बड़ा है। अब क्वेश्चन ने आपको सबसे पहले किस केस के बारे में बताया है, when your radius is 6। तो जब भी मैं यहाँ इनके रेशियोज दूंगा, सो सिंपल सा मैंने यहाँ पे लेट किया था, मैंने A1 बोला था किसको, आपके सरफेस एरिया को, व्हेन द रेडियस ऑफ बलून इज 6 सेंटीमीटर, और A2 मैंने किसको बोला था, उस सरफेस एरिया को, व्हेन योर रेडियस वाज 12 सेंटीमीटर। गॉट इट? सो नथिंग स्पेशल आई एम डूइंग इन दिस क्वेश्चन। सो A1 अपॉन A2 अगर आप मुझसे मांग रहे हो तो 3 पाई, पहले केस में रेडियस बन गया आपका 6 स्क्वायर, दूसरे केस में यही रेडियस बन गया 12 स्क्वायर। 3 पाई से 3 पाई कैंसिल, 6 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 6, दिस इज 12 इंटू 12, दिस इज 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2, द फाइनल आंसर इज 1:4। क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 4 हो चुका है। सो इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए जो मेरा आपको यहाँ पे दिख रहा है वही मेरा आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी कैलकुलेशन था, आपको समझ में आया भी होगा। अगर इसी चीज में वो बाई चांस इंस्टेड ऑफ हेमिस्फीयर वो स्पेरिकल भी वर्ड यूज कर देता तो मेरा यहाँ पे 4r स्क्वायर होता, 4 पाई r स्क्वायर। तो उसने तो एनी हाउ वैसे भी कटना था, तो आंसर आ जाता हमारा से। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, देखते हैं क्या है उसमें। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने प्रीवियसली देखा है। अब इस क्वेश्चन में जो इकलौता डिफरेंस है वो है कि यहाँ पे इस बार वॉल्यूम बोला गया है और इस बार रेडियस को इंक्रीज किया गया है। तो सिंपल सी बात है, लेट करते हैं कि आपका जो इनिशियल रेडियस था, जब आपने रेडियस को नहीं बढ़ाया था, तो अगर आपका लेट करते हैं अगर इनिशियल रेडियस r है, तो ठीक है, तो जो आपका रेडियस बनेगा आफ्टर 10% इंक्रीज, है ना, आफ्टर 10% इंक्रीज आपका जो रेडियस है ना, वो अपने ही वैल्यू से 10% इंक्रीज हो जाएगा। और क्लास में मैंने आपको बताया था इसका मीनिंग होता है r प्लस r इंटू 10/100, जिसको सॉल्व करके आता है 110r अपॉन 100, और जिसको फर्दर आप लिख सकते हैं 1.1 इंटू r। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं होगा, ये मैंने बताया हुआ है बेटा आप लोगों को। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको बताना है जब आपका रेडियस 10% बढ़ा तो आपका वॉल्यूम भी 33% बढ़ेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है।
अब परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी मेरे पास फाइनल वैल्यू होगी, और अब वैल्यू को चलो मैं वॉल्यूम लिख देता हूं, और जो मेरे पे इनिशियल वॉल्यूम थी, अगर मैं उसका डिवीजन कर दूं इनिशियल वॉल्यूम से ही, है ना, और इनटू 100 कर दूंगा, तो आई विल गेट माय आंसर। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो ये तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पता ही है। अब बात होती है वॉल्यूम स्फीयर की, होता क्या है। सो वॉल्यूम स्फीयर का आप लोगों को पता है बिल्कुल, वो होता है आपका 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। गॉट इट। सो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 4/3 इंटू पाई। अब ये तो फाइनल वॉल्यूम है, और फाइनल वॉल्यूम में आपका रेडियस इतना बढ़ गया था, तो आपने लिखा 1.1 का क्यूब, है ना, और आर का भी क्यूब पक्का होगा ही होगा, क्योंकि फॉर्मूले में ऐसा है। क्योंकि अगर आप 1.1 आर का होल क्यूब करोगे तो एनी हाउ क्यूबिंग तो इन दोनों ही वैल्यूज का हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इनिशियल वाला वॉल्यूम आपका बिल्कुल यही है। सेम वे अगर आप देखो तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब तो नीचे भी है, और अगर मैं ये इंटू 100 होगा, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अगर मैं 4π/3, है ना, और आर क्यूब ऊपर और नीचे दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 1.1 का क्यूब -1 इंटू 100। ठीक है, अब क्योंकि रहेगा तो नीचे भी 1, बट उसको लिखने का कोई सेंस है नहीं। अब 1.1 का क्यूब कितना होता है, 1.1 का क्यूब होता है 1.331। गॉट इट। सो 1.1 का जो क्यूब होता है वो होता है 1.331, और अगर मैं इसमें से 1 को माइनस करके 100 से इंटू करूंगा, तो मुझे मिलेगा 0.331 इंटू 100। अब 0.331 इंटू 100 जो मेरा होगा, वो कहीं ना कहीं अगर मैं कैलकुलेशन में देखूं तो वो 33.1% ही हो जाएगा। तो जो आपने यहाँ प्रॉफिट, आई मीन जो आपने परसेंटेज इंक्रीज की बात करी थी, वो आपके पास आ चुका है 33.1%। So with this way, this question is also done. होपफुली समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी लॉजिक है, आराम से इसको समझिएगा, नथिंग इज देयर। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, आप इस चीज को समझिए। सबसे पहले उसने आपको क्या बोला है, जो कर्व सरफेस, सॉरी, जो सरफेस एरिया है स्फीयर का, इज मतलब इक्वल टू का साइन होता है 5 टाइम्स है किसके, जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो आपका सरफेस एरिया है स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², और इसको मैं आर एस से डिनोट करने का मीनिंग ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ स्फीयर। इज मतलब इक्वल टू का साइन, और वो 5 टाइम्स है किसके, आपका जो कर्व सरफेस एरिया है कोन का। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πr_l। तो ये सब आपको गिवन है। अब अगर मैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो ये तो पाई से पाई कटा। अब ये हुआ 4 इंटू आर एस। अब इसका जो रेडियस आपको गिवन है वो है 5। तो यहाँ पे आपने किया r² यानी 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू, और इसका जो रेडियस है वो है यहाँ पे 4। तो क्लियरली आप देख सकते हो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल,
तो इस क्वेश्चन में जो मेरे पे स्लांट हाइट आई वो आई 4 सेंटीमीटर। तो ये तो है बिल्कुल पहला छोटा सा लॉजिक। अब आप यहाँ मुझसे बहुत रैंडम रैंडम वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिर कैलकुलेशन दिखा दूं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है जिसका ये रेडियस था वो 5 टाइम्स था आपके कर्व सरफेस एरिया के। तो जिसकी वजह से आपका ये जो आंसर आया है वो स्लांट हाइट आई है आपकी 5, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में फर्दर और आगे। अब स्लांट हाइट अगर मेरे पे 5 आ चुकी है, सॉरी दिस इज नॉट 4, मैंने गलती से 4 लिख दिया, ये 5 आ रही है ना, 5 ही बच रहा है। तो हाइट चाहिए भाई। अब एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, दिस इज योर पार्ट 1। एल मेरे पास आया है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और वो किसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर। रेडियस आपको इस कोण का दे रखा है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये 16 अगर यहाँ गया तो आपका जो एच स्क्वायर है वो बन जाएगा 9 और h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो ये तो बिल्कुल पहली चीज थी जो उसने पूछी है आपसे। वहीं अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम इज नथिंग बट 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। पाई के वैल्यू को अभी ओपन मत कीजिए। आपका जो रेडियस है वो कितना गिवन है, 4। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और जो हाइट आपके पास आई है वो आई है 3, ठीक है। यहां तक बताओ कोई टेंशन है तो। अब 3 से 3 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना। 3 से 3 आपने कैंसिल आउट किया तो आंसर आपके पास आया इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर उसने बोला पाई को कुछ यूज करना है तो लेट्स से अगर उसने बोला 22/7 यूज करना है तो इसका कैलकुलेशन कीजिए। अगर उसने बोला है 3.14 यूज करना है तो उसके हिसाब से आंसर दीजिए। तो कैलकुलेशन पार्ट तो आई गेस यू गाइस कैन डू। आई वुड सजेस्ट यू 3.14 लेके ही कीजिएगा। अगर उसने आपको नहीं बोला है आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा एंड आपका आंसर कुछ 50 पॉइंट समथिंग आ भी जाएगा। तो वो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपको कुछ समझना होगा, देखते हैं क्या। अब ये क्वेश्चन भी जब हमने क्लास में किया था तो हमें इसको बिल्कुल पैरेलली चलाना है इस क्वेश्चन को आपके अगले क्वेश्चन के साथ। एंड दोनों एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है तो इतना ट्रबल आपको आएगा नहीं। देखो क्या है। अब एक आपके पास अर्थ है और अगर ये अर्थ है और ये एक उसकी सैटेलाइट है मून। क्लियरली अर्थ एक बड़ा फिगर होता है, मून एक छोटा फिगर होता है, ये तो हम सबको पता है। तो कल के दिन चाहे मैं इसका रेडियस निकालूं या मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, हमेशा हमेशा अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो भी अर्थ का ज़्यादा आएगा, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो भी वॉल्यूम का ही अर्थ आने जा रहा है ज़्यादा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उसने आपको बोला है जो मून का डायमीटर है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो डायमीटर है मून का, यानी इसको मैं कैपिटल डी से डिनोट करता हूँ, वो क्या है, इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 है। इज का मतलब लगने से ही यहाँ इक्वल टू लग जाता है और वो क्या बोल रहा है, वो क्या है, 1/4 है। अब वो 1/4 है किसका, जो डायमीटर है अर्थ का। तो बेसिकली ये 1/4 है आपके डायमीटर ऑफ अर्थ का। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब यहां से आपको पता है डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो जो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून होगा वो 1/4 टाइम्स किसके इक्वल होगा, जो आपका रेडियस है बेटा ई फॉर अर्थ का।
है ना, इंटू 2, क्योंकि डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। 2 से 2 हुआ कैंसिल, और यहाँ पे फाइनली आपके पास आर एम का जो वैल्यू आया, अगर मैं इस 4 का यहाँ इंटू करूँ तो आर ई का वैल्यू बेसिकली क्या हुआ, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। वेरी इजी, ठीक है। अब क्वेश्चन ने आपसे रेशो मांगा है इनके सरफेसेस का। सबसे पहले ध्यान रखना, क्वेश्चन ने आपको पहले क्या गिवन किया है, क्वेश्चन ने आपको गिवन किया है मून, और मून के बाद बोला गया है अर्थ। तो जो आप यहाँ सरफेस एरिया का रेशो देंगे, तो जो आप यहाँ सरफेस एरिया का रेशो दोगे, है ना, ये जो सरफेस एरिया की आप बात करोगे, तो पहले लिखा जाएगा यहाँ पे मून, क्योंकि क्वेश्चन में मून पहले है, और बाद में जो सरफेस एरिया आप यहाँ देखोगे वो आएगा क्वेश्चन में अर्थ का। गॉट इट? सो अब मुझे अगर रेशो ही यहाँ पे देना है, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ आपके लिए, और फिर हम समझते हैं यहाँ एग्जैक्टली है क्या। सो ध्यान रखना, उसने बोला है सरफेस एरिया, तो सबसे पहले सरफेस एरिया जो आएगा ऊपर वो आएगा मून का, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले मून लिखा है फिर अर्थ लिखा है। इस टॉपिक को, इस चीज को समझिएगा, जो पहले लिखा होता है वो हमेशा ऊपर होता है, और यहीं पे नीचे आएगा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब क्योंकि ये दोनों स्पेरिकल फिगर हैं, तो दिस इज 4/3 इंटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। 4 पाई से 4 कैंसिल। आप चाहें तो आर एम को ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन अर्थ की वैल्यू को हमने 4rm जो लेट किया था, तो 4rm ही लेट कीजिए, इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। अब ये आपको मिल जाएगा, देखो rm स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, rm का rm स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल, तो रेशियो हुआ 1/16 यानी 1:16। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर मून का एरिया 1 है तो अर्थ का एरिया आया 16। गॉट इट? सो ये आपको रेशो यहाँ पे समझ में बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि पहले मून था और फिर अर्थ था। लेकिन इसके सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बात है, पूरा वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार वॉल्यूम मांगा गया है अर्थ का और वॉल्यूम मांगा गया है मून का। तो क्वेश्चन में पिछली बार आपने नोटिस किया होगा, तो आपको सिर्फ रेशियोज मांगे गए थे सरफेस एरिया के, लेकिन इस बार उसने स्पेशली बोला है आपसे कि जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगा वो रहेगा ऊपर, क्योंकि उसने स्पेशली यहाँ बोल दिया है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टू द वॉल्यूम ऑफ मून। तो ये जब उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई उसको वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का ही रेशो चाहिए, तो क्वेश्चन में हुआ कुछ ऐसा, वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। सेम वे ये भी हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर एम का क्यूब। 4/3 से 4π/3 कटा। लास्ट टाइम भी आपने देखा था रेडियस ऑफ अर्थ 4 टाइम्स ऑफ आर एम आया था, तो मैं इसको अभी भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूँ, और इसको मैं लिखूंगा 4 इंटू आर एम का क्यूब, और 4 का क्यूब होता है 64, आर एम का क्यूब होगा आर एम का क्यूब। डिनोमिनेटर में ये आर एम का क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये भी आर एम का क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये कैंसिल, तो ये हुआ 64/1। सो विद दिस वे दिस रेशियो इज 64:1। होपफुली क्लियर होगा वॉल्यूम और एरिया वाले कॉन्सेप्ट पे। सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, और इसको भी देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये भी आप समझिए। आपसे बोला गया है आपके पास 27 छोटे छोटे स्फीयर्स यहाँ पे हैं, 27 है, ठीक है,
और इन सब का रेडियस जो आपको गिवन है वो है लेट्स से स्मॉल आर। अब आपने इन छोटे छोटे स्पीयर्स को मेल्ट किया, मेल्ट करके इसको लेट्स से रिकास्ट किया एक स्पीयर में। अब छोटे छोटे स्पीयर्स को मेल्ट करके जब एक नया स्पीयर बनेगा तो वो लार्ज बनेगा, इन सब से तो वो लार्ज बनेगा। और इसका जो रेडियस आपने बोला है वो आपने बोला है यहाँ पे आर डैश, है ना। तो पहले तो आपने ये बोला, दूसरा आपने ये बोला कि अगर इन छोटे छोटे वाले स्पेयर्स का सरफेस एरिया अगर एस था, कैपिटल एस था, तो ये जो नया वाला है इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा एच डैश। ये उसने देखो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखा है। एस को मेल्ट किया, एस डैश बना, पहले आर रेडियस था अब वो आर डैश बना। तो आपसे उसने पहले तो रेडियस मांगा है इस नए वाले स्फीयर का। यार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप चाहे मेल्ट करो चाहे रिकास्ट करो, यहाँ पे जो वॉल्यूम होती हैं वो वॉल्यूम होती हैं एकदम सेम, डिट्टो सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज होता ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो जब वॉल्यूम सेम होगी तो आपको नहीं लगता आपके पास 27 जो स्पीयर्स थे उन सबका वॉल्यूम, तो जो 27 स्पीयर्स थे उन सबका वॉल्यूम, जो ये स्पीयर्स थे स्मॉल वाले, उन सबका वॉल्यूम 27 के 27 स्पीयर्स का जो वॉल्यूम होगा 27 का वो इक्वल होगा जो वॉल्यूम है आपका स्पीयर का ही, लेकिन जो आपका बड़ा वाला स्पीयर है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है ना यार, छोटे छोटे 27 उनसे एक बड़ा बना है तो जो भी उन 27 का वॉल्यूम होगा वो उस बिग वाले के इक्वल होगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमें इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। तो दिस इज 27 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर का क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू आर डैश का क्यूब। 4π/3 से 4π/3 कैंसिल। अगर आप इसको देखें तो 27 3 का क्यूब है, आर का क्यूब इज आर, तो ये आपके पास ऐसा हो सकता है भाई, आप 27 आर क्यूब को 3 आर क्यूब लिख सकते हो, और यहाँ पे आपके पास है ये आर डैश का क्यूब। दोनों साइड का अगर मैं क्यूब रूट करूं, है ना, दोनों साइड का अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट करूं तो इजीली आपको पता चलेगा कि ये जो आपका आर डैश है जिसका हमें आंसर चाहिए, ये जो आर डैश है अगर यहाँ पे भी इसका क्यूब हुआ तो ये यहाँ पे क्यूब हट जाएगा बेटा, और आपका ये जो आर डैश है इसका आंसर आ जाएगा 3r, ठीक है। तो ये तो था आपका बिल्कुल पहला पार्ट जो अभी हमने यहाँ पे देखा। तो अगर आपको कोई चैलेंज नहीं है इस चीज में तो अब हम बढ़ते हैं फर्दर आगे, ठीक है। तो मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा सही कर दूं, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि हमने यहाँ क्या किया है, ठीक है। ओके, चलो इसको बैक टू दैट थिंग अगेन। ये पल्ले पड़ा, अब ये पल्ले पड़ा तो डेफिनेटली अब सेकंड पार्ट में वो रेशो मांग रहा है आपसे, जो आपका पुराना वाला सरफेस एरिया था और जो नया वाला सरफेस एरिया है उसके वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आएगा। तो मैं इस अगर ऊपर वाले पार्ट को रिमूव कर दूं तो मैं फर्दर आगे सॉल्यूशन पे चलता हूं आपके लिए। होपफुली आपने यहाँ तक नोट डाउन किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। जितना समझ में आया वेल एंड गुड, जितना नहीं आया प्लीज आस्क इन क्लास। नाउ बैक टू दिस थिंग, सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया है आपका पुराना वाला और जो सरफेस एरिया नया वाला होगा उसके अकॉर्डिंगली 4π इंटू रेडियस, स्मॉल रेडियस का स्क्वायर, स्मॉल रेडियस का तो स्क्वायर होना ही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बनेगा 4/3 इंटू आर डैश का भी होल स्क्वायर।
4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब यहाँ पे जो आपसे जो सरफेस एरिया पूछा है ना, वो किसी 27 लोगों का नहीं पूछा है, वो सिर्फ एक स्पेयर का पूछा है। तो डेट इज वाई यहाँ पे इस बार 27 का इंटू नहीं हुआ। तो अगर यहाँ मैं आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दूं, आर डैश की जगह अगर मैं यहाँ 3r स्क्वायर कर दूं, तो आपको पता है दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज 9 इंटू आर स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/9 and the required ratio is 1:9. Got it? So with this way, this particular assignment is done. Hopefully questions clear हुए होंगे, जो नहीं clear होंगे please clear them in your class. Thank you.